Hello everyone, welcome to Shriram's IS YouTube channel where we cover daily current affairs with you. Myself Arzu Kakkad और इस particular session में I'll be moving forward with the daily news analysis of 1st of March. तो एक नया month है and I hope आपके जो already backlogs हैं वो आपने complete कर लिए होंगे, आप अपने schedule के साथ proper उसको timely implement कर रहे होंगे. कुछ भी बैकलॉग बचता है तो सैटरडे संडे अपने लिए एक आधा दिन रखा करो जहां पर वो आप कंप्लीट कर सको. करंट अफेयर्स एज यूजुअल, करंट अफेयर्स जो ऐसे होते हैं जिनकी लिंकेज जो है वो एवरीडे बिल्ड होती है. अगर आप कंसिस्टेंट हो तो ही कुछ फायदा होगा और एनीवेज यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद वट एवर यू डू. तो ये तो एक ऐसी लॉजिक है, चाहे आपकी कोई शादी हो या कहीं जाना हो, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, राइट. तो उसी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखते हुए आज के सेशन में देखेंगे द इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स दैट वर इन न्यूज. ऑलरेडी कल के लेक्चर के अंदर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे. इन बिटवीन द सेशन ऑल्सो आई यूज टू गिव यू सर्टेन क्वेश्चंस कि प्लीज लेट मी नो सर्टेन थिंग्स इन द कमेंट सेक्शन. तो वो मेंशन किया करो, वो आप ही के फायदे के लिए है. और साथ ही साथ बाय द एंड ऑफ द लेक्चर कुछ 2-3 क्वेश्चंस थे, उनको देखेंगे. और आज आपको लेक्चर के एंड में जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे बेस्ड ऑन जो हम कर चुके हैं. मतलब ऐसा है कि अगर आप कोई स्कीम देखोगे, वो स्कीम हम कवर कर चुके हैं और उसी स्कीम से एसोसिएटेड एक ऑलरेडी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है बाय द यूपीएससी इन बैक ईयर्स. और वो भी ऐसा नहीं कि 10 साल पहले, रिसेंट ईयर्स में ही, लाइक 2021 2022 से रिलेटेड. ठीक है, तो वो क्वेश्चंस को दोनों को देखेंगे, तीनों जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो ध्यान में रखेंगे. एंड लेट्स आई थिंक कंटिन्यू विद द सेशन. तो पहले जो है ये आप देख लो, आपका पहला सवाल जो हमने कल कवर किया था, अगर आपको याद आ रहा होगा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में हमने पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर. तो सवाल यही है कि which of the following is a statutory body that is responsible for conservation of tigers in India. तो बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर था इसका, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगनी थी इसके अंदर. एंड द आंसर वाज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी. नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन भी दिया था मैंने आपको, जहां पर था व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी. 4 ऑप्शंस दिए हुए थे और आपसे पूछा जा रहा है कि आपको इसका मेन ऑब्जेक्टिव. जब आपसे देखो लगता है कि सारे ही तो ऑब्जेक्टिव होंगे, लेकिन क्वेश्चन ने आपसे एक टर्म दे दी है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है. मेन ऑब्जेक्टिव तो यही था, टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट द टाइगर्स. तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी ऑप्शन ए. तो ये जो है इसका सही आंसर है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी. आई होप आप सबको पता होना चाहिए कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है ये, और इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. और ये एस्टैब्लिश हुई थी कौन से एक्ट में, अगर स्टैट्यूटरी बॉडी है तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जितना याद रखोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा. अगला हमने सीबीआई से रिलेटेड कुछ बातें करी थी कल के एक केस को लेते हुए, दैट वाज रिलेटेड टू दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी. सीबीआई ने जो अरेस्ट किया, तो सीबीआई जो है ये उससे रिलेटेड 2 सवाल थे आपके पास. पहला था कि सीबीआई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, आंसर विल नॉट बी ए, ये गलत है. सीबीआई इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946. तो ये स्टेटमेंट ही गलत है, सीबीआई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है. मतलब ये ट्रू है दैट इट डिराइव्स इट पावर फ्रॉम दिस एक्ट, बट इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी. तो फर्स्ट नहीं हो सकता, सी भी नहीं होगा. Second is the establishment of CBI was recommended by Santhanam Committee on Prevention of Corruption. ये ठीक है, तो आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज सेकेंड ओनली. अगर आपको याद हो तो मैंने सीबीआई से रिलेटेड आपको ये भी बताया था कि सीबीआई के डायरेक्टर 2014 के बाद कैसे अपॉइंट किए जाते हैं. एक कमेटी होती है, कमेटी में 3 मेंबर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर अ सुप्रीम कोर्ट जज. याद आ रहा है कुछ. सीबीआई अगर स्टैट्यूटरी बॉडी है, नहीं है. सीबीआई अपनी पावर डिराइव करती है फ्रॉम द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946. CBI was formed by a resolution, that is by a resolution of Home Ministry, and it was formed in 1963. याद आ रहा है कुछ. तो अगर कौन सी मिनिस्ट्री एसोसिएटेड है, सीबीआई फंक्शन करती है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर,
CBI functions under the Ministry of Personal Pension and Public Grievances, Government of इंडिया। तो ये सब चीजें छोटी छोटी बातें हैं येट वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से डायरेक्ट सवाल बनता है। और ये आपके पॉलिटी का स्टैटिक भी आप इसको लिंक कर सकते हो। मतलब ये आपका करंट तो क्लासेस चल रही हैं, लेकिन करंट को आप स्टैटिक के साथ यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से मर्ज कर सकते हो। पॉलिटी तो ऐसा ही चीज है, देखो, एक इकोनॉमी, एक इंटरनेशनल रिलेशंस और एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, राइट। ये तो करंट स्पेसिफिक, मतलब यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही हैं। पॉलिटी इज लाइक जहां पर आपका स्टैटिक तो स्ट्रांग होना ही चाहिए। इकोनॉमी में भी ऐसा है कि जो टर्म्स जब तक स्टैटिक नहीं पता चलेंगी तो नहीं होगा, लेकिन ये चीजें जो है साइंस एंड टेक में क्या करंट में चल रहा है, एनवायरमेंट में क्या करंट में चल रहा है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जब तक आपने स्टैटिक नहीं पढ़ा, एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी, तो फिर कुछ भी, मतलब वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो एनीवे स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो फिर ये 3 क्वेश्चंस तो हो गए, यहां हो गई बात कल वाली। अब चलते हैं आज पे। आज क्या है? आज ये है, कुछ आर्टिकल्स न्यूज में थे। एक पहला आर्टिकल आपके जीएस पेपर 1 के साथ आप इसको लिंक कर सकते हो। सर्वे ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया has stumbled upon a 1300-year-old stupa right in the middle of the mining site in Odisha's Jajpur district. तो कहां पर ये मिला है, कौन सा ये ओल्ड स्टूपा है, कौन सी माइनिंग साइट है, तो इन सब के बारे में कवर करेंगे। और ये आपके जीएस पेपर 1 से आप इसको लिंक कर सकते हो। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट रायसीना डायलॉग, तो आपके जीएस पेपर 2 से ये लिंक हो जाएगा। ये कैसा डायलॉग है, क्या बातचीत होती है, कहां पर होता है, वो कवर कर लेंगे। मिशन शक्ति न्यूज में है, गवर्नमेंट पॉलिसीज में यूज कर सकते हो, विमेन एम्पावरमेंट में यूज कर सकते हो। इवन एक आपको आज मेंस का मैं क्वेश्चन दूंगी बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर, और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होगा, उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। इसका मेंस का कंटेंट आप इसमें ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगला जीएस पेपर 3 में साइंस एंड टेक से लिंक कर सकते हो। बायोसेफनॉल ए कैन डायरेक्टली एड इन द स्प्रेड ऑफ वेक्टर बॉर्न डिसीजेस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में यूपीएससी ऑलरेडी यहां से प्रीलिम से एक सवाल उठा चुकी है, वापस से ये न्यूज में है, तो इसको देखेंगे। ये आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर आपको अपडेट रहना पड़ेगा। अभी 3rd क्वार्टर का जो जीडीपी और जीवीए इकोनॉमिक ग्रोथ में जो निकला है, क्या नंबर्स जो शो करे हैं, कौन लेकर आता है, कौन सी मिनिस्ट्री एसोसिएटेड है, कौन सा ऑफिस है, और क्या कुछ है, अलग अलग सेक्टर को देखेंगे। तो जीएस पेपर 3 से इकोनॉमी से लिंक कर सकते हो। एंड ऑलिव रिडले टर्टल्स, ऑलिव रिडले टर्टल्स का अभी रिसेंटली मास नेस्टिंग न्यूज में चल रही है, तो जीएस पेपर 3 में एनवायरमेंट सेक्शन से ये टॉपिक लिंक किया जा सकता है। और यहां से यूपीएससी आईएएस बेसिकली आपके प्रीलिम्स में सवाल उठा सकती है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं। और ऑलिव रिडले टर्टल्स कहाँ पाए जाते हैं, इनका आईयूसीएन स्टेटस, ये सब कुछ, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर कर लिए हैं ना, तो ये समझ आ जाएंगे कॉन्सेप्ट्स की कहाँ कहाँ से किस तरीके से सवाल बनते हैं। और एक ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, मैं बहुत बार बोलती हूँ, और इसको प्लीज कीप इट इन माइंड। फर्स्ट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड सेकंड इज सिलेबस। इन दोनों का मर्ज और लिंकेज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर प्रिपरेशन। इनकी एक अपनी एक रेलिवेंस है। आप करंट अफेयर्स करो, आप स्टैटिक करो, आप कुछ भी करो, जब तक ये नहीं किया है तब तक जो भी कर रहे हो वो रोक दो, वो वेस्ट है, ट्रस्ट मी। और जब ये एक बार क्लियर हो गया, आपकी हाफ ऑफ द प्रिपरेशन आपको समझ आ जाएगी फुल कि किस तरीके से करनी है, क्या ओरिएंटेशन लेनी है, किस डायरेक्शन में जाना है। कर कुछ रहे हो, सवाल कुछ आएंगे तो डायरेक्शन ऑब्वियसली पता चल जाएगा ना कि गलत है, और वो गलत पता चले आपके जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, तो उससे तो बेहतर यही है कि अभी से ही इन पे वर्क करना शुरू कर दो। बिना सिलेबस याद करे तो कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हो, मुझे ये भी नहीं समझ आता। तो इसीलिए सिलेबस को तो रट्टा मार लो एंड एवरी डे हैव अ लुक ओवर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चन सॉल्व करें। आज मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही दूंगी, डोंट वरी, ठीक है। चलिए, तो पहला जो न्यूज था जिसकी हम बात कर रहे थे वो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज स्टम्बल्ड अपॉन दिस 1300-year-old stupa right in the middle of a mining site that is in Odisha's Jajpur district. So basically it is a place जहां पर अगर माइनिंग साइट की बात करी जा रही है, ये आपको कोंडालाइट माइनिंग साइट के पास ये ओल्ड स्टूपा डिस्कवर हुआ है। 1300-year-old स्टूपा इट इज बीइंग टोल्ड और डिस्कवर्ड, इट हैज बीन डिस्कवर्ड बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये प्लेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। खून ट्राइब के बारे में आपने सुना होगा, वहीं से ये टर्म आता है।
ये एक वो प्लेस है वेयर खोंडालाइट स्टोन्स वर सप्लाइड फॉर अ ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट अराउंड 12th सेंचुरी श्री जगन्नाथ टेम्पल इन पुरी। तो टेम्पल्स में भी ये स्टोन को यूज किया जाता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की फाइंडिंग्स के हिसाब से ये जो स्तूपा है इट कुड बी 4.5 मीटर टॉल एंड इट में बिलोंग टू 7th और 8th सेंचुरी। ये जैसे मैं बता रही हूं तो ये एक बुद्धिस्ट साइट है दैट इज सिचुएटेड, नाम है ललितागिरी। तो ये इट इज अ मोस्ट सेक्रेड अमंग द 3 साइट्स। बाकी 3 साइट्स कौन सी हैं? रत्नागिरी और उदयगिरी, राइट। तो यहाँ इस बुद्धिस्ट साइट में इट हैज बीन फाउंड उड़ीसा के अंदर एंड इट अनअर्थ अ वेरी मैसिव स्तूपा, आप बोल सकते हो, इनसाइड अ स्टोन कैस्केड। अब थोड़ा सा चलते हैं स्टोन साइड पे और खोंडालाइट स्टोन्स के बारे में जानते हैं। खोंडालाइट एक मेटामॉर्फिक रॉक है, पहली बात इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, इट इज फाउंड इन द ईस्टर्न घाट्स ऑफ द रीजन। तो आपको भी ये उड़ीसा के साइड पे मिला है, तो इट इज पर्टिकुलरली इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। ये जो नेम है इट इज नेम्ड आफ्टर द खोंडालाइट ग्रुप ऑफ रॉक्स एंड ये बिलीव किया जा रहा है कि इट इज फॉर्म्ड अराउंड 1.6 बिलियन ईयर्स अगो। ड्यूरिंग विच एरा? ड्यूरिंग द प्रोटोजोइक एरा। खोंडालाइट इज प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ क्वार्ट्ज, मिका, फेल्सपार और ये एक पिंकिश ग्रे कलर का होता है। इट हैज दिस कलरेशन और ये डेकोरेटिव स्टोन है। बेसिकली इट इज यूज फॉर दिस पर्पस इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, राइट। तो वहां पर एंशिएंट टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस आप देखोगे तो इस स्टोन का बहुत ही ज्यादा वाइड यूज हुआ है। तो ये देखो, ये जो पॉइंट है ना, ये आपके ज्योग्राफी से भी आप लिंक कर सकते हो और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एस्थेटिक वैल्यू ऑफ जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे मैंने अभी आपको जगन्नाथपुरी के बारे में बताया, तो इट इज वाइडली यूज्ड इन दोज हेरिटेज साइट्स, राइट। तो डेकोरेटिव स्टोन है, ये आपको तस्वीर यहाँ पर दिख गई है। तो ये था अबाउट द खोंडालाइट स्टोन। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपका जीएस पेपर 3 पे चलते हैं। अब ऑलिव रिडले टर्टल्स प्रीलिम से क्वेश्चन बन सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, सिंपल फैक्ट भी पूछा जा सकता है और जीएस पेपर 3 से भी लिंक कर सकते हो आप इसको। तो ऑलिव रिडले टर्टल्स की न्यूज ऐसी है कि अभी साइंटिस्ट आर अनश्योर to what could have caused the start of this mass nesting or aribada of the olive ridley turtles at the Rushikulya in the Odisha district। देखो सिंपल सी बात ये है। अब उड़ीसा चलते हैं, ये आप देख रहे हो ऋषिकुल्या रिवर, ऋषिकुल्या और ये ऊपर महानदी रिवर। रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवर्स, नेशनल पार्क्स ये यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक रहता है। तो रिवर्स को अरेंज करना नॉर्थ टू साउथ और उनकी ट्रिब्यूटरीज आपको पता होनी चाहिए, कौन सी रिवर कौन से नेशनल पार्क से जा रही है ये पता होना चाहिए, राइट। अब अगर मैं बात कर रही हूँ महानदी रिवर की और थोड़ा उड़ीसा चले जा रहे हैं, तो ये जो रेड प्लेसेस हैं ये मास नेस्टिंग बीच है। ये आप देख रहे हो जहां पर जो टर्टल्स हैं वो आते हैं और दे ले अराउंड लाइक नंबर ऑफ एग्स यहाँ पर, और कुछ डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं। इसको बोलते हैं मास नेस्टिंग और इसको एक टर्म दिया गया है दैट इज अरीबाडा। तो आप इसको जैसे भी प्रोनाउंस करो, इट्स कंप्लीटली अप टू यू। तो यहाँ पर बेसिकली अब ऑफिशियल्स एंड साइंटिस्ट आर अनश्योर कि ये जो कॉज है और ये इतनी जल्दी बेसिकली अर्ली मास नेस्टिंग कैसे हो सकती है। सुटेबल क्लाइमेटिक एंड जो बीच कंडीशंस हैं दे आर सम ऑफ द रीजंस दैट माइट बी फॉर दिस अर्ली मास नेस्टिंग। और ये जो मास नेस्टिंग है देखने को मिली है एट द ऋषिकुल्या बीच इन द उड़ीसा, राइट। और ये सेकंड आप बोल सकते हो बिगेस्ट वो है, इट इज कंसीडर्ड एज द बीच आफ्टर दिस सेंचुरी दैट इज गहीरमथा मेराइन सेंचुरी। तो ये ऑलिव रिडले नेस्टिंग बीच देख रहे हो आप, यहीं पर आपको ये दिख रहा होगा गहीरमथा। तो गहीरमथा मेराइन सेंचुरी में काफी आपको ये मास नेस्टिंग देखने को मिलती है। एंड सेकेंड इज दिस ऋषिकुल्या बीच। तो ये आपको दोनों कहां पर देखने को मिलेंगे? उड़ीसा में। ऑलिव रिडले टर्टल्स जो है ये स्मॉल और मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द सी टर्टल्स दैट आर फाउंड इन द वर्ल्ड। कितने सी टर्टल्स हैं ये आप मुझे बताओगे इन दी कमेंट सेक्शन। जैसे आपको पता है अपन ने अभी वल्चर्स के बारे में, जितने भी सारे वल्चर्स की स्पीशीज है मैंने वो कवर करी थी विद द IUCN स्टेटस। आप आज जितने भी ये टर्टल्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये टाइप्स इनकी स्पीशीज आप देखोगे और उनका IUCN स्टेटस देखोगे कौन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं।
देखना एक बार खुद से, मैं भी कवर करवा सकती हूँ, कल आई डेफिनेटली टेक इट अप अगर आप चाहते हो। जब तक खुद से नहीं करोगे, बिना स्पून फीडिंग के आगे नहीं बढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं है। यू हैव टू बी क्यूरियस और खुद में जानने की इच्छा भी होनी चाहिए, और यूपीएससी एग्जाम भी पूछेगा तो खुद से देखना, देन आई लेट यू नो, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये मैंने आपको बताई दी है दैट दीज टर्टल्स आर बेस्ट नोन फॉर देयर मास नेस्टिंग। दिस इज द टर्म दैट इज यूज्ड जहां पर 1000 ऑफ फीमेल्स कम टुगेदर ऑन द बीच टू ले दी एग्स। अब बात आती है कि ऑलिव रिडले टर्टल्स पाए कहां जाते हैं। क्वेश्चन यूपीएससी ऐसे पूछ भी चुका है। सो दे आर फाउंड इन दी वार्म वाटर्स ऑफ पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशन। थोड़ा सा IUCN स्टेटस, शेड्यूल और अपेंडिक्स 1 में है साइट्स में, तो वो सब भी जान लो। वल्नरेबल में लिस्टेड है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 के अंदर है, और साइट्स के अंदर अपेंडिक्स 1 में है, राइट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेयर दे आर फाउंड इन द वार्म वाटर्स, वो भी मैंने आपको बता दिया, ऑफ द पैसिफिक एंड द अटलांटिक इंडियन ओशंस। तो यहां पर आपको ऑलिव रिडले टर्टल्स देखने को मिलेंगे, दे आर फाउंड देयर, राइट। तो क्लियर हो गई ऑलिव रिडले टर्टल से सारी बातें। आगे चलते हैं। ओके, अगला जो आर्टिकल है दैट इज रिगार्डिंग टू रायसीना डायलॉग एंड इटालियन PM मेलेनी वाज द चीफ गेस्ट एट दिस 8th रायसीना डायलॉग। ये डायलॉग कहाँ होता है? हर साल होता है न्यू दिल्ली में। तो फिर ये टर्म जो है रायसीना, ये कहाँ से आए हैं? दिस टर्म कम्स फ्रॉम रायसीना हिल्स, राइट। तो इसके बारे में पहले थोड़ा सा जान लो। ये जो जियो पॉलिटिक्स की जो जितनी भी बातें होती है ना, वो होती है यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस में। तो दिस इज अ डायलॉग। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट्स या गवर्नमेंट्स ही होंगी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर, लोकल गवर्नमेंट, सब होते हैं। बेसिकली इट इज अ बिग कॉन्फ्रेंस ऑन जियो पॉलिटिक्स। जो भी चैलेंजिंग इश्यूज हैं दैट इज बीइंग फेस्ड बाय द ग्लोबल कम्युनिटी, उसको एड्रेस किया जाता है, उस पर डिस्कशंस होती हैं, जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स। शंग्रीला डायलॉग के बारे में सुना होगा, जो डिफेंस और सिक्योरिटी से रिलेटेड डिस्कशंस होती हैं, जहां पर उन्हीं लाइंस पे ये है रायसीना डायलॉग। तो नाम जो टर्म है मैं बता रही हूँ, इट कम्स फ्रॉम रायसीना हिल विच इज एन एलिवेशन इन द न्यू दिल्ली विच इज द सीट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जहां पर प्रेसिडेंशियल पैलेस ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति भवन भी है। कहाँ होती है ये कॉन्फ्रेंस? एनुअली हर साल होती है, न्यू दिल्ली के अंदर होती है। जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक कमिटेड, जो भी मोस्ट चैलेंजेस दैट द ग्लोबल कम्युनिटी इज फेसिंग, उसको एड्रेस किया जाता है। क्रॉस सेक्टोरल डिस्कशंस, मल्टी स्टेक होल्डर्स होते हैं, इन्वॉल्विंग द हेड ऑफ स्टेट्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मीडिया होता है, एकेडमिशियंस होते हैं, लीडर्स फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, ये सब ज्वाइन करते हैं इस कॉन्फ्रेंस को। ये कॉन्फ्रेंस होस्ट कौन करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस कॉन्फ्रेंस इज होस्टेड बाय ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, जो एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है, इन पार्टनरशिप विद विच मिनिस्ट्री? Ministry of External Affairs, Government of India. So it is supported by, as I told you, number of institutions, organizations, और it is designed on the lines of सिंगापुर की जो शंग्रीला डायलॉग है उससे। तो शंग्रीला डायलॉग इज ऑफ सिंगापुर, और यहाँ पर डिफेंस, सिक्योरिटी रिलेटेड डिस्कशंस होती हैं, राइट। ये था अबाउट दिस रायसीना डायलॉग 8th एडिशन। क्लियर? ओके, यू कैन लिंक इट विद GS पेपर 2, और मैंने आपको बताया है विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड आप अपने मेंस के फॉर्डर का कंटेंट यहां से ले सकते हो। मैं आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाऊंगी बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर। मेंस के भी है और एक प्रीलिम्स बेस्ड भी है। तो जो मेंस का क्वेश्चन है, आप इस न्यूज से उसको लिंक करते हुए एक आंसर अपने लिए खुद से लिखोगे। 2019 में आई थिंक क्वेश्चन पूछा गया था वो, तो इंपॉर्टेंट है। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ध्यान दोगे उतना आपके लिए फायदा है। देखो, सुप्रीम कोर्ट हैज सॉट मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट अबाउट दिस मिशन शक्ति। मिशन शक्ति एक अम्ब्रेला स्कीम है, इसमें काफी और स्कीम्स भी आती हैं दैट आर रिलेटेड टू सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ विमेन। तो हम मिशन शक्ति अगर न्यूज में है तो मिशन शक्ति के बारे में जान लेते हैं। तो मिशन शक्ति इज बेसिकली अ स्कीम। कौन सी मिनिस्ट्री की स्कीम है? कौन सी मिनिस्ट्री की स्कीम है? मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। श्योर? ये तो दिख रहा है, अब ये तो पता होना चाहिए। तो ये जो स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की स्कीम है, जिसका एम क्या है?
विमेन सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड देयर एम्पावरमेंट। इसके अंदर काफी सब कंपोनेंट्स हैं और काफी सब स्कीम्स भी आती हैं। ओवरऑल द विजन ऑफ द गवर्नमेंट, द कमिटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इज विमेन लेड डेवलपमेंट। विमेन लेड डेवलपमेंट में अगर आपको याद हो, स्टेम रिलेटेड हम बात भी करते हैं और मोस्ट फोर्ब्स में विमेन के जो लिस्ट है उसमें इंडियन विमेन्स कौन कौन सी है मोस्ट पावरफुल के अंदर आती हैं। स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स से रिलेटेड काफी स्कीम्स हैं जिसमें हम चाहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में विमेन्स आगे आए, राइट। सो वी वांट विमेन लेड डेवलपमेंट एंड जो भी इश्यूज हैं दैट आर अफेक्टिंग दिस साइकिल उसको एड्रेस किया जाता है थ्रू दी कन्वर्जेंस। और काफी स्कीम्स इसके अंदर हैं, सब स्कीम्स हैं, मैं आपको बताऊंगी भी सही। यहां पर अगर आप देखो तो 2 सब स्कीम्स हैं, संबल और समर्थ्य। संबल एक सब स्कीम है दैट इज फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ विमेन, एंड समर्थ्य जो है वो विमेन के एम्पावरमेंट के लिए, एक सेफ्टी और सिक्योरिटी और एक एम्पावरमेंट। जब मैं सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करती हूँ तो ऑब्वियसली उसके अंदर सब कंपोनेंट्स कैसे आएंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये एम्पावरमेंट में भी आता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी बहुत टाइम से न्यूज में चल रही थी स्कीम, इसमें कुछ रिवाइज्ड ऑब्जेक्टिव्स और ऐड किए गए थे, अगर आपको याद है तो मुझे बताना, जहां पर हम बात करते हैं और भी कुछ अपॉर्चुनिटीज की, राइट। वो अपॉर्चुनिटीज कौन सी होती हैं, कुछ लाइवलीहुड, नॉन लाइवलीहुड, एक हिंट है, यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, राइट। अब वापिस से अगर बात करूं तो और देखो, विमेन हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और वन स्टॉप सेंटर्स, राइट। सो ऑल दीज आर दी सब स्कीम्स, द कंपोनेंट्स यू कैन से ऑफ दिस पर्टिकुलर सब स्कीम। विमेन्स कलेक्टिव टू प्रमोट एंड फैसिलिटेट ऑल, नई नारी अदालत, बेसिकली ये एक नया कंपोनेंट भी है टू प्रोवाइड जेंडर जस्टिस इन द सोसाइटी विद इन द फैमिलीज। और समर्थ्य, हम समर्थ हैं, राइट। समर्थ, मैं समर्थ हूं, मैं सक्षम हूं, आप समर्थ हो, आप में इतनी कैपेबिलिटी है कि आपको लगता है ना यू आर कैपेबल एनफ। हर किसी को लगना चाहिए, दे शुड बी कॉन्फिडेंट कि हाँ मैं ये एग्जाम क्लियर कर सकता हूँ, हो ना हो वो बात की बात है, ठीक है, बट आपको अपने पे सेल्फ डाउट कभी नहीं लाना है। तो समर्थ्य इज ऑल्सो वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ इट। इसके अंदर भी सब स्कीम्स आती हैं, जैसे कि इट कंसिस्ट ऑफ स्वदेव गृह, उजाला, वर्किंग विमेन हॉस्टल्स हैव बीन इंक्लूडेड इन इट विद मॉडिफिकेशंस। बहुत से अदर कंपोनेंट्स भी हैं। गैप फंडिंग, बेसिकली इट इज अ कंपोनेंट फॉर द इकोनॉमिक एम्पावरमेंट दैट इज एडेड इन द समर्थ्य स्कीम। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है एंड नेशनल क्रेच स्कीम है फॉर द जो वर्किंग मदर्स हैं उनके फॉर देयर चिल्ड्रन। देयर आर मेनी स्कीम्स जो कि विमेन एम्पावरमेंट में काम करती हैं। तो यहां से एक क्वेश्चन जो मैं आपको बोल रही हूं वो आप उसको लोगे और उस पर एक बहुत ही सुंदर सा आंसर यू कैन राइट, तो उसको भी लेंगे। इस सेशन के एंड में आई विल डिस्क्लोज दैट क्वेश्चन। पहले मैं चलती हूं आपके अगले टॉपिक के ऊपर। अगला टॉपिक जो है वो आप जीएस पेपर 3 से इसको लिंक कर लो। बायोसेफनॉल ए, ये क्या है? एक स्टडी की कंडक्ट हुई इन दी त्रिवेंद्रपुरम केरला। इट सजेस्ट दैट दिस बायोसेफनॉल ए can directly aid in the spread of vector-borne diseases in humans and animals. तो ये बेसिकली बायोसेफनोल ना एक मैन मेड केमिकल प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट है दैट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक्स, जैसे कि मेडिकल डिवाइसेस के अंदर यूज हम कर लेते हैं इनको, राइट। तो वहां पर इनका यूज होता है, वाटर बॉटल्स में यूज होता है, वाटर सप्लाई पाइप्स के अंदर अगर आप ये देखो, सो बेसिकली इट इज यूज इन दी पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक्स एंड इपॉक्सी रेजिन्स, जिनकी कोटिंग होती है इनसाइड दी मेटल प्रोडक्ट्स, फूड कैंस, बॉटल टॉप्स, वाटर सप्लाई पाइप्स। अब कर तो रहे हो लेकिन इनका एक हार्मफुल इफेक्ट भी है, राइट। सो ये आपके हेल्थ में जो बच्चे हैं उनके हेल्थ को इम्पैक्ट भी करता है। तो द पर्पज ऑफ दिस लाइनिंग जो होती है ऑफ दिस इपॉक्सी लाइनिंग इज टू कीप द कैन मटेरियल कि वहां पर वो रिएक्ट नहीं हो विद द फूड। ये जो बायोसेफनॉल है ये कलरलेस सॉलिड है विच इज सॉल्युबल इन द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, बट इट हैज अ वेरी पुअर सॉल्युबिलिटी इन वाटर, पानी में नहीं। और जैसे वो हो गया ना आईवियर, वाटर बॉटल्स, और इसमें ये प्रोडक्ट का यूज किया जाता है। साथ ही साथ पेंट्स के अंदर टू सॉफन द प्लास्टिक्स, वहां पर यूज करते हैं। एडवर्स इफेक्ट है, बिल्कुल है। इट विल इंटरफेयर विद द हार्मोन्स ऑफ द चिल्ड्रन, इट विल अफेक्ट देयर ब्रेन्स, it can cause blood pressure, diabetes and cardiovascular diseases in the adults, and it can also impact in the reproduction, impair their reproduction and development in the aquatic organisms, जब हम marine pollution की बात करते हैं, ठीक है।
तो इससे एसोसिएटेड यूपीएससी बायोसिफेनॉल से एसोसिएटेड एक क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुकी है। इतना इजी क्वेश्चन था वो, अगर आपने एक बार ये पढ़ लिया तो वो क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते थे। और वो क्वेश्चन क्या था, यू हैव टू वेट फॉर इट, इस न्यूज के बाद बताएंगे। ये न्यूज आपके जीएस पेपर 3 से आप इसको लिंक करो, बहुत ही अच्छी न्यूज है जो आपको इंडियन इकोनॉमी के बारे में बताएगी। अभी Q3 के जो नंबर्स आए हैं, Q3 मतलब अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, तो ये जो Q3 है, तो मतलब हर 2 महीने, जब दिसंबर खत्म हुआ तो 2 महीने भी, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, तो 28 फेब में ये आर्टिकल अगर आपको न्यूज में देखने को मिला हो, आप पढ़ रहे हो अगर रेगुलरली, तो ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल था, जहां पर जो डेटा है, इकोनॉमिक ग्रोथ डेटा, वो रिलीज किया गया। कौन सी मिनिस्ट्री ने रिलीज किया? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो जो जीडीपी और जीवीए के नंबर्स हैं ऑफ द 3rd क्वार्टर, राइट, सेकेंड एडवांस एस्टिमेट्स भी आए, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो यहां पर ये मिनिस्ट्री में एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, दे कम अप विद दिस डेटा, राइट। तो क्या डेटा है, उनको उसको कंपेयर भी किया गया है विद द Q3 ऑफ द लास्ट ईयर, उसके साथ भी जानेंगे। और साथ ही साथ जो सेकेंड एडवांस एस्टिमेट्स आए हैं, एडवांस एस्टिमेट क्या होता है? एडवांस एस्टिमेट मतलब कोई चीज आप एस्टिमेट कर रहे हो इन एडवांस। ये जो फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होगा 2022-23, तो जो जीडीपी फॉरकास्ट होगा ये इस साल का, तो पहले आप एक एडवांस एस्टिमेट देते हो, फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट जो जनवरी में आए, फिर अभी आए सेकेंड एडवांस एस्टिमेट, एडवांस में आ रहे हैं ना, तो उसके लिए जो नंबर अभी तक शो कर रहे हैं वो क्या है। एंड ऑल दिस डेटा इज गिवन बाय द एनएसओ। मिनिस्ट्री मैंने आपको बता दी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये जो इतना कुछ लिखा हुआ है ना, इसको मैं अगर आपके लिए सिंप्लीफाई करूं तो सिंप्लीफाई में सिर्फ यही है। ये अपना Q3 की बात कर रहे हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस साल का फाइनेंशियल ईयर 23, दैट इज 2022-23 जो चल रहा है, जो नंबर है दैट इज 4.4%। और ये जो ग्रोथ रेट है ये डिक्लाइन हुआ है। अगर मैं Q3 की बात करूं ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 22, मतलब इस साल का अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो भी गया, और इससे पहले वाला जो Q3 गया था 21-22 वाला, तो उसमें जो Q3 में जो ग्रोथ रेट थी दैट वाज 5.4%। और साथ ही साथ अगर मैं Q2 की बात करूं, अभी रिसेंट फाइनेंशियल ईयर 23 की, ये भी फाइनेंशियल ईयर 23 का है, ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का हो गया। इससे पहले जो Q2 गया उसमें जो प्रोजेक्शन थी दैट वाज 6.3%। तो ये इस बार जो डिक्लाइन देखने को मिला इस क्वार्टर के अंदर, 3rd क्वार्टर में, दैट इज अक्टूबर टू दिसंबर के अंदर, जीडीपी और जीवीए के जो नंबर्स आए हैं एंड द सो कॉल्ड सेकेंड एडवांस एस्टिमेट्स के, वो यहां पर बात करी जा रही है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो जीडीपी जो है इट फेल फॉर द सेकेंड स्ट्रेट क्वार्टर इन द अक्टूबर दिसंबर पीरियड, that is 4.4%, and this number is lower than the 6.3% growth that was recorded in the second quarter। वो भी मैंने आपको बता दिया 6.3%, राइट। तो वैसे ही अगर मैं जीवीए की बात करूं, ग्रोस वैल्यू एडेड की बात करूं, जस्ट गिव मी अ मिनट, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं जीवीए की बात करूं जहां पर मैं सर्विसेज सेक्टर इंक्लूड करूंगी, एग्रीकल्चर सेक्टर इंक्लूड करूंगी, वैल्यू एडिशन देखूंगी, सप्लाई साइड के साइड से देखा जाता है। जो जीडीपी होता है वो डिमांड साइड को दिखाता है, और जो जीवीए है वो आप देखते हो सप्लाई साइड को ध्यान में रखते हुए। तो जीवीए का जो नंबर है दैट इज 4.6% आया है इस क्वार्टर के अंदर। एंड पिछले साल की बात करूं, इस फाइनेंशियल ईयर 23 में 4.6% दिया है। लास्ट ईयर Q3 में जो जीवीए था दैट वाज 4.7%। तो वहां से भी आपको एक डिक्लाइन देखने को मिला है। और थोड़ा सा अगर मैं आपसे जीडीपी की भी बात कर लेती हूँ एक बार, ये सब कुछ कंप्लीट करने से पहले आपके सामने ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं, अगर आप ये देखो, थोड़ा ना स्टैटिक में जाना पड़ेगा, जितना आप स्टैटिक से लिंक करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। जीडीपी को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो आप जीडीपी को कैसे कैलकुलेट करते हो? पहले तो आप प्राइवेट कंजम्पशन देखते हो। प्राइवेट कंजम्पशन मतलब क्या है? जो आप कंज्यूम कर रहे हो, जो हम खरीदते हैं, मेरी जो रोज की जरूरतें हैं, जो आपकी रोज की जरूरतें हैं, वो होती है प्राइवेट कंजम्पशन। और ये एक जीडीपी में बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है, दैट इज 55 to 60%।
उसके बाद सेकंड है गवर्नमेंट की कंजम्पशन। गवर्नमेंट की जो कंजम्पशन है, मैं अभी यहाँ पर जो गवर्नमेंट का रिवेन्यू एक्सपेंडिचर रहता है वो बात करूंगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर में तो फिर वो आपके लिए एक वेल्थ भी जनरेट कर रहा है, उसको ऐड नहीं कर रहे। जो गवर्नमेंट की कंजम्पशन है दैट इज स्पेंट बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के डेली नीड्स है वो 10% लेता है जीडीपी का। और बाकी जो दो कंपोनेंट्स है, एक है ग्रॉस कंजम्पशन फॉर्मेशन, दैट इज ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जिसमें गवर्नमेंट की जो वेल्थ जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ब्रिजेस हो गए, रोड जनरेट करना हो गया, तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग हो गई ऑन दी एसेट्स और प्राइवेट स्पेंडिंग भी हो गई। तो ये भी जीडीपी का 30 to 32% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। और साथ ही साथ जो नेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो नेगेटिव में है। नेगेटिव इम्पेटस आप बोल सकते हो, क्योंकि अपन इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, हमारा एक्सपोर्ट जो है वो कम है। तो जीडीपी क्या है? जीडीपी इज ग्रोस वैल्यू एडेड प्लस जो टैक्सेस, फाइनली जो वैल्यू एडिशन हुआ, जो आपने प्रोडक्ट पे फिर उस पर टैक्सेस लगेंगे और जो सब्सिडीज होंगी वो माइनस होंगी, दैट कम्स टू बी योर जीडीपी। अब ओवरऑल उन्होंने बोला है कि जो जीडीपी, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ सेकेंड गाइस, हाँ, तो जो ओवरऑल उन्होंने बोला है वो ये बोला है कि जीडीपी जो है उसका जो नंबर है वो इट इज लो टू 4.4%, राइट। और ये नंबर जो है, देखो प्राइवेट कंजम्पशन भी अभी, रीजन क्या है? सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रीजंस है। अगर एक रीजन में सम अप करूं तो आरबीआई की जो अभी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए टाइट मॉनेटरी पॉलिसी चल रही है, जिसमें बोरोइंग्स नहीं होंगी, आप खर्चा नहीं करोगे, डिमांड नहीं होगी, प्रोडक्शन नहीं होगी, तो वो सब जो है यहाँ पर इम्पैक्ट करता है, राइट। तो अगर आप यहाँ देखो तो अभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर आप देख रहे हो तो ये जो नंबर 4.4% Q3 के अंदर आया है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्शन हुआ है ड्यू टू 1.1% का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक ऐसा ही सेक्टर है जिसमें कितनी अपॉर्चुनिटीज और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, और ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेक्टर है। अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही क्योंकि प्रोडक्शन नहीं है, प्रोडक्शन क्यों नहीं होगी? क्योंकि डिमांड नहीं है। डिमांड क्यों नहीं है? क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत थी और अभी मार्केट से पैसा टाइट किया है आरबीआई ने बिकॉज ऑफ इट्स हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी, ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। तो ये सब चीजें लिंक है। आप देख रहे हो आगे प्राइवेट कंजम्पशन जो है दैट इज वीकर। तो यही तो मैं बात कर रही हूं आपको, जो प्राइवेट कंजम्पशन दैट टेक्स 55 to 60% ऑफ योर जीडीपी, वो भी वीक है। ये सब रीजंस हैं। और अगर आगे बात करें सर्विस सेक्टर की, दैट इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ जीडीपी, उसका ग्रोथ रेट देखोगे दैट इज 6.2% ड्यूरिंग दिस क्वार्टर। कंस्ट्रक्शन ने जो सेक्टर है जीवीए में, उसने एक बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड दिया है, दैट इज 8.4%, तभी हमारा नंबर अभी 4.4% है, राइट। और साथ ही साथ कम्युनिकेशन जो है, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, दे ऑल्सो ग्रू एट 9.7%। हमारे जो नेट एक्सपोर्ट्स हैं दे आर वीकनिंग। इंपोर्ट डिमांड थोड़ी ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, तो इसके चलते भी ये सब कुछ जो है आपको देखने को मिला है। तो ये आपके Q3 के जो नंबर्स उन्होंने शेयर करे हैं। और अगर मैं ओवरऑल बात करूं एडवांस एस्टिमेट्स की, सेकेंड एडवांस एस्टिमेट की, तो वो जो नंबर है वो रिवाइज हुआ है। पहले वो शो किया था 6.7% फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट में, अभी दैट दे आर शोइंग दैट इज 7%. So GDP to grow at 7% as per the second advanced estimates. They are the revised one. पहले जो थी that was 6.7% that came in January. ठीक है, अब बात करते हैं, ये जो क्वेश्चंस है मैं आपको पहले बता रही हूँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। ये जो हमने आर्टिकल डिस्कस किया है, यहाँ से आपको एक अंडरस्टैंडिंग लगेगी कि इकोनॉमी कैसे चल रही है। और आप एक जब आंसर लिखने जाते हो तो समझदारी, सूझबूझ के साथ लिखते हैं ना, तो वो आपके इकोनॉमी से आप उसको लिंक कर सकते हो। और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी बन सकते हैं in the prelims also. Bioethanol is a cause of concern, the key component in the manufacturing of the following kinds of plastic. So bioethanol is a structural key component in the manufacturing of which of the following kinds of plastic? 4 ऑप्शंस हैं, बहुत ही सिंपल सा आंसर है। यूपीएससी ने पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, आई थिंक 21 में था या 22 में था। ये भी तीनों क्वेश्चंस आज यूपीएससी ने पूछे हुए हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्स, 4 रिवर्स हैं और आपको बताना है विच ऑफ द अबव राइज फ्रॉम द ईस्टर्न घाट्स। एंड एक ये क्वेश्चन है 2019 में क्वेश्चन आया था मेंस में, एम्पावरिंग विमेन इज द की टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्कस।
तो आज के इस आर्टिकल से आप ये आंसर भी लिख सकते हो और दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो आप सॉल्व कर सकते हो। तो आई वुड एक्सपेक्ट द आंसर्स इन दी कमेंट सेक्शन। मेक श्योर आप आंसर्स जितने ज्यादा दोगे वो आप ही के लिए फायदा होगा। और यहाँ पर इस मेंस क्वेश्चन के बाद एक और क्वेश्चन है, वो भी देख लो। एमपी लैड स्कीम हम कवर कर चुके हैं, थर्ड क्वेश्चन है ये। एमपी लैड स्कीम न्यूज में थी, वी हैव कवर्ड इट, और यूपीएससी एमपी लैड स्कीम से ये क्वेश्चन पूछ चुका है। दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपके पास 4 स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये तीनों आंसर्स आई वुड एक्सपेक्ट कि आप इसके आंसर्स कमेंट सेक्शन में दोगे, और जरूर देना, ये आप ही के फायदे के लिए है। आपको भी पता चल गया है यूपीएससी कैसे क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। तो with this I am summing up this session. I hope you enjoyed this lecture. Please सेशन को लाइक करना मत भूले, and don't forget to subscribe to Shriram's IAS YouTube channel also. Thank you everyone. Wish everybody a very best of luck. Take care.